नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में प्रथम इकाई के पाठ 9 में आज हम हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने देखा कि रिकार्डो का सिद्धांत यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है, परंतु उस सिद्धांत की आलोचनाओं में हमने देखा कि रिकार्डो का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, जो किसी भी वस्तु के मूल्य को केवल उसमें निहित श्रम की मात्रा से ही तौलता है तथा श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन मानता है। यह जो उसकी कमियां थी, इन कमियों को हैबर्लर ने अपने सिद्धांत के द्वारा दूर करने का प्रयास किया तथा हैबर्लर ने जो नया सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने अवसर लागत को लिया। हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत की कमियों को दुरुस्त करते हुए स्थानापन्न वक्र की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाता है। इस स्थानापन्न वक्र को सैमुएल्सन ने उत्पादन संभावना वक्र अथवा रूपांतरण वक्र और लर्नर ने इसे उत्पादन उदासीनता वक्र अथवा उत्पादन सीमा नाम दिया है। हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत। अवसर लागत सिद्धांत कहता है कि यदि कोई देश वस्तु X अथवा वस्तु Y का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि देश दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, तो X वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की उस मात्रा के बराबर होगी जो उसे वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। अर्थात X वस्तु की अवसर लागत को यहाँ परिभाषित किया है कि X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की जितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी वह X वस्तु की अवसर लागत है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं की परस्पर विनिमय दर उनकी अवसर लागतों के रूप में व्यक्त की जाती है। विनिमय दर यानी कि एक के बदले में दूसरे का उत्पादन यदि करेंगे तो वो जो विनिमय दर है वो अवसर लागत के रूप में व्यक्त की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन संभावना वक्र के साथ अवसर लागतों का सिद्धांत चित्रित किया गया है। इस सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं। यह सिद्धांत भी केवल दो ही देश A तथा B को लेता है। प्रत्येक देश के पास उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम तथा पूंजी। देखिए, अब तक जो हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पढ़े वो केवल उत्पादन के एक ही साधन श्रम को लेते थे, जबकि हैबर्लर ने उत्पादन के दो साधन लिए हैं, श्रम तथा पूंजी। प्रत्येक देश दो वस्तुओं X तथा Y का उत्पादन करता है। साधन तथा वस्तु बाजार में ही पूर्ण प्रतियोगिता है, दोनों ही बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मुद्रा लागतों के बराबर है। देखिए, रिकार्डो ने वस्तु की कीमत उसमें निहित श्रम के बराबर माना, जबकि हैबर्लर ने वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मुद्रा लागत के बराबर माना। प्रत्येक साधन की कीमत प्रत्येक रोजगार में उसके सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर है। प्रत्येक साधन की पूर्ति स्थिर है। प्रत्येक देश में पूर्ण रोजगार है। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों देशों के बीच साधन अगतिशीलता है, यानी कि साधन एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। देश के भीतर साधन पूर्ण रूप से गतिशील है, यानी कि एक देश के भीतर साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अबाधित है। अब इन मान्यताओं के साथ में हम हैबर्लर के अवसर लागत सिद्धांत को तीन स्थितियों में समझेंगे। पिछले पाठ में हमने देखा था कि उत्पादन संभावना वक्र तीन लागत की परिस्थितियों में अलग अलग उनका रूप होता है। तो स्थिर लागत स्थिति में, बढ़ती लागत स्थिर में तथा घटती लागत स्थिर में, तीनों लागत स्थितियों के अंतर्गत हम हैबर्लर के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत व्यापार।
स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र, जैसा कि हमने पहले जब उत्पादन संभावना वक्र समझाया तब भी बताया कि एक सरल रेखा होता है। देखिए इस चित्र में पी ए देश ए का और पी बी देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है। दोनों रेखाएं दिख रही है। देश ए, ये पी ए ये बताता है कि देश ए या तो वाई वस्तु की ओपी मात्रा अथवा एक्स वस्तु की ओ ए मात्रा का उत्पादन कर सकता है, और इसी प्रकार देश बी वाई वस्तु की ओपी मात्रा अथवा एक्स वस्तु की ओ बी मात्रा का उत्पादन कर सकता है। यदि वे चाहते हैं कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें तो उन्हें अपने अपने उत्पादन संभावना वक्रों पर किसी एक ही बिंदु पर स्थित होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि ई बिंदु पर देश बी वस्तु x की OX1 मात्रा और वस्तु y की OY1 मात्रा का उत्पादन कर सकता है, जैसा कि बिंदु ए बता रहा है। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों को निर्धारित करती है, इसलिए सरल रेखा के सब बिंदुओं पर वे कीमतें एक जैसी होगी। इसका कारण यह है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की एक इकाई छोड़ने को अवसर लागत स्थिर है यहाँ पर। इस प्रकार दोनों वस्तुओं का लागत अनुपात अथवा सापेक्ष कीमतें देश ए में OP बटा OA, इसी प्रकार देश बी में OP बटा OB है। क्योंकि दोनों देशों में सापेक्ष कीमतें भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार हो सकता है। ए और बी दोनों देशों को लीजिए, दोनों ही y की समान मात्रा अर्थात OP का उत्पादन करते हैं, जैसा कि y अक्ष पर बताया गया है। परंतु देश ए x वस्तु की अधिक मात्रा OA का उत्पादन करता है, जबकि देश बी x वस्तु की OB मात्रा क्या ही उत्पादन कर सकता है। इसलिए देश बी के मुकाबले देश ए में x वस्तु सस्ती होगी और देश ए की अपेक्षा देश बी में y वस्तु अधिक सस्ती होगी। इसलिए वस्तु x के उत्पादन में देश ए को और वस्तु y के उत्पादन में देश बी को तुलनात्मक लाभ है। ऐसी परिस्थितियों में देश ए वस्तु x के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और उसे देश बी को निर्यात करेगा। उधर देश बी वस्तु y के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और उसे देश ए को निर्यात करेगा। अब मान लीजिए कि देश बी देश ए से छोटा है, यानी कि आकार में छोटा है, और देश ए से व्यापार करने लगता है। क्योंकि देश एक बड़ा आकार का देश है, इसलिए मान लीजिए कि पी ए वक्र द्वारा व्यक्त किया गया उसका आंतरिक कीमत अनुपात देश बी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात है, क्योंकि देश बी छोटा देश है। व्यापार प्रारंभ होने से पहले देश बी अपने घरेलू कीमत रेखा पी बी के बिंदु ई पर उपभोग एवं उत्पादन कर रहा था। यह बिंदु ई से चलकर बिंदु पी पर पहुंच सकता है, इस बिंदु पी पर उत्पादन कर सकता है। यह नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा पी ए पर अपने उपभोग को बिंदु ई से बढ़ाकर बिंदु डी पर ले जा सकता है, जहां पर पी ए रेखा द्वारा व्यक्त अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर देश ए को वाई की TD मात्रा निर्यात करके और उसके बदले वस्तु x की PT मात्रा का आयात करके उपभोग कर सकता है। इसलिए देश ए से व्यापार शुरू करने के बाद देश बी को निश्चय से लाभ हुआ है। परंतु देश बी के साथ व्यापार शुरू करने के कारण देश ए को लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि व्यापार से पहले या बाद में देश ए में वस्तु x तथा वस्तु y की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि पी ए रेखा से पता चलता है। अब यदि देश बी की व्यापार से पहले और बाद की स्थिति देखें तो इस चित्र में, चित्र नंबर 2 में देखिए, इसमें PR नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है। PR जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है वह नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है। व्यापार से पहले यह देश दोनों वस्तुओं का उपभोग कर उत्पादन बिंदु ई पर कर रहा था,
व्यापार के बाद यह बिंदु P पर वस्तु Y के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है और इसका उपभोग बिंदु E से सरक कर नई कीमत रेखा PR के बिंदु C पर पहुंच जाता है। अब यह वस्तु X के PT मात्रा आयात के बदले देश A को वस्तु Y की TC मात्रा निर्यात करेगा। ऐसी स्थिति में देश B को उतना लाभ नहीं होगा जितना कि पिछले उदाहरण में था, परंतु देश A को निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। इस प्रकार हमने स्थिर अवसर लागतों के अंतर्गत इस सिद्धांत को समझाया। अब बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार। बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कॉनकेव होता है, क्योंकि जब कोई देश किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ हो तो उसकी अवसर लागत बढ़ जाती है। चित्र जैसा हमने चित्र में ए में दिखाया है, A1 वक्र देश A का उत्पादन संभावना वक्र है जो मूल बिंदु की ओर नतोदर है। इसकी ढलान से पता चलता है कि यह देश वस्तु X के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, क्योंकि इसका ढलान X अक्ष की ओर अधिक झुका हुआ है। जैसे जैसे हम इस वक्र पर बिंदु A से बिंदु A1 की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे यह देश वस्तु X की अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की अधिकाधिक इकाइयों को छोड़ता चलेगा। इस प्रकार जैसे देश A वस्तु X की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेगा जिसमें इसने विशिष्टीकरण किया है, वैसे वैसे इसे बढ़ती हुई अवसर लागतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर देखिए, चित्र के दूसरे भाग बी भाग बताता है कि बी देश का उत्पादन संभावना वक्र, इस चित्र में हमने बी देश का उत्पादन संभावना वक्र बताया है, B1। इस वक्र की ढलान से पता चलता है कि यह देश वस्तु Y के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, क्योंकि इस B1 का जो ढलान है वो Y अक्ष की ओर अधिक झुका हुआ है। हम जैसे जैसे इस वक्र पर बिंदु B1 से बिंदु B की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे यह देश वस्तु Y की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने के लिए X की अधिकाधिक इकाइयों को छोड़ता चलेगा। इस प्रकार जैसे जैसे देश B वस्तु Y की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करता है जिसमें कि उसने विशिष्टीकरण किया है, वैसे वैसे इसे बढ़ती हुई अवसर लागतों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए विदेशी व्यापार के अभाव में देश A वस्तु X तथा वस्तु Y दोनों की कुछ मात्राओं का बिंदु K पर उत्पादन तथा उपभोग करता है, जहाँ पर चित्र के भाग में AA1 रेखा कैपिटली स्मॉल AA रेखा उत्पादन संभावना वक्र AA1 को स्पर्श करती है। AA रेखा X तथा Y की घरेलू सापेक्ष वस्तु कीमत को व्यक्त करती है। इसी प्रकार देश B में वस्तु X तथा Y की कुछ मात्राओं का बिंदु K1 पर उत्पादन तथा उपभोग करता है, जहाँ पर कि इसकी कीमत रेखा BB इसके उत्पादन संभावना वक्र कैपिटल B1 को स्पर्श करती है, जैसा चित्र B में दिखाया गया है। मान लीजिए दोनों देशों का एक दूसरे के साथ व्यापार करने का निर्णय करते हैं। यह तभी संभव है जब दोनों वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात प्रत्येक देश के घरेलू बाजार में चालू कीमत अनुपात से भिन्न हो। अब हम यह मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात अथवा व्यापार की शर्त देश A में PL रेखा और देश B में P1L1 रेखा बताती है। क्योंकि PL रेखा P1L1 रेखा के समानांतर है, इसलिए दोनों देशों के लिए व्यापार की शर्तें एक समान है। अभी देखिए देश A में जहाँ कीमत रेखा PL द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा जो है
नया संतुलन बिंदु ई है। इसका मतलब यह है कि घरेलू बाजार के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु X अधिक महंगी हो गई है। इसका कारण यह है कि घरेलू बाजार कीमत रेखा जो स्मॉल a की अपेक्षा PL की ढलान अधिक है। परिणाम स्वरूप देश A का लाभ इस बात में है कि वह अपने उत्पादन के कुछ साधन Y के उत्पादन से हटाकर X के उत्पादन में लगा दे, जिसके लिए उसे अपना उत्पादन स्तर उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु K से बिंदु E पर ले जाना होगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा PL स्पर्श करती है। इस प्रकार देश A वस्तु X की OR तथा वस्तु Y की OQ मात्रा का उत्पादन करेगा। देश A का उपभोग बिंदु कीमत रेखा PL पर C होगा। तब यह X की TR मात्रा का निर्यात और Y की QS मात्रा का आयात करेगा और घरेलू रूप में X की OT तथा Y की OQ मात्रा का उपभोग करेगा। इसके निर्यात और आयात को व्यापार त्रिभुज CDE ट्रायंगल CDE द्वारा भी दिखाया जा सकता है, जहां DE या TR इसका वस्तु X को निर्यात और DC या QS इसके वस्तु Y का आयात है। इसी प्रकार इसका वस्तु X का उपभोग QD या OT और वस्तु Y का उपभोग TD या OQ है। अतः व्यापार के परिणाम स्वरूप देश A वस्तु X तथा वस्तु Y दोनों की अधिक मात्राओं का उपभोग कर सकता है, क्योंकि बिंदु C जो है बिंदु K से ऊपर और दाईं ओर है। अभी देश B को लीजिए, जहां अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा P1L1 उत्पादन संभावना वक्र BB1 को बिंदु E1 पर स्पर्श करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसका मतलब है कि घरेलू बाजार की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु Y अधिक महंगी हो गई है। इसका कारण यह है कि घरेलू कीमत रेखा स्मॉल bb की अपेक्षा P1L1 की ढलान कम तिरछी है। इसलिए देश B का लाभ इस बात में है कि वह अपने कुछ संसाधनों को वस्तु X के उत्पादन से हटाकर वस्तु Y के उत्पादन में लगा दे, जिसके लिए उसे अपने उत्पादन स्तर उत्पादन संभावना वक्र के बिंदु K1 से बिंदु E1 पर लाना होगा। यह Y की OQ1 तथा X की OR मात्रा का उत्पादन करेगा। देश B का उपभोग बिंदु C1 कीमत रेखा P1L1 पर होगा। यह व्यापार त्रिभुज या ट्रायंगल E1 D1 C1 पर X की D1 C1 मात्रा का आयात और Y की D1 E1 मात्रा का आयात करेगा, और घरेलू रूप में यह Y की OS1 तथा X की OR1 मात्रा का उपभोग करेगा। इस प्रकार देश A के साथ व्यापार के परिणाम स्वरूप देश B को भी लाभ होता है, क्योंकि वह X तथा Y दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है। क्योंकि व्यापार के बाद C1 उपभोग बिंदु K1 बिंदु के ऊपर और दाईं ओर है। अब हम घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार को देखेंगे। जब दो देशों में घटती हुई अवसर लागत की स्थिति होती है तो उनके उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। घटती हुई अवसर लागत के अंतर्गत व्यापार के बाद प्रत्येक देश केवल एक ही वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के बढ़ते हुए प्रतिफल होते हैं जो उत्पादन की आंतरिक मितव्ययताओं या इकोनॉमीज पर आधारित होते हैं। घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार को इस चित्र में दर्शाया गया है, जहां AA1 देश A का उत्पादन संभावना वक्र है और BB1 देश B का उत्पादन संभावना वक्र है। व्यापार से पहले देश A का उपभोग और उत्पादन बिंदु K है, जहां इसकी घरेलू कीमत रेखा स्मॉल AA इसके उत्पादन संभावना वक्र कैपिटल AA1 को स्पर्श करती है। इसी प्रकार देश B का उपभोग और उत्पादन बिंदु K1 है, जहां इसकी घरेलू कीमत रेखा स्मॉल bb इसके उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करती है।
देश ए की घरेलू कीमत रेखा ए का ढाल बताता है कि इसे वस्तु एक्स के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक तुलनात्मक लाभ है। इसी प्रकार देश बी के घरेलू कीमत अनुपात बी के ढलान से पता चलता है कि इसे वस्तु वाई के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अपेक्षाकृत अधिक है। परंतु के तथा K1 स्थिर संतुलन के बिंदु नहीं हैं, क्योंकि हर एक देश में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में घटते हुए प्रतिफलों का नियम क्रियाशील है। यदि अन्य वस्तुओं की तुलना में विशिष्टीकरण वाली वस्तु की कीमत में वृद्धि के रूप में थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो उसके परिणाम स्वरूप उस देश में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। अब मान लीजिए दोनों देशों में आपस में व्यापार शुरू करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा BA1 है। यह BA1 रेखा देश ए की घरेलू कीमत रेखा स्मॉल a की अपेक्षा अधिक तिरछी या स्टीप है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु X अधिक महंगी हो गई है, इसलिए देश ए पूर्ण रूप से वस्तु X के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और परिणाम स्वरूप अपने सब संसाधनों को इसके उत्पादन में लगा देगा तथा बिंदु K से चलकर बिंदु A1 पर पहुंच जाएगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा BA1 देश B की घरेलू कीमत रेखा स्मॉल b की अपेक्षा अधिक चपटी है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु Y अधिक महंगी हो गई है, इसलिए देश B अपने सब संसाधन वस्तु Y के उत्पादन में लगा देगा और पूर्ण रूप से इसके उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा तथा बिंदु K1 से चलकर बिंदु B पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार देश A बिंदु A1 पर वस्तु X के उत्पादन में पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण करेगा और देश B बिंदु B पर वस्तु Y के उत्पादन में पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण करेगा। अब प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा के साथ साथ आगे बढ़ेगा। देश A बिंदु A1 से ऊपर की ओर तथा देश B बिंदु B से नीचे की ओर जाएगा और दोनों ही उपभोग में बिंदु C पर पहुंच जाएंगे। देश A व्यापार त्रिभुज या ट्रायंगल CD1A1 पर वस्तु X की D1A1 मात्रा देश B को निर्यात करेगा और वहां से वस्तु Y की D1C मात्रा आयात करेगा और स्वयं वस्तु X की OD1 मात्रा उपभोग करेगा। इसी प्रकार देश B व्यापार त्रिभुज या ट्रायंगल BDC पर देश A को वस्तु Y की DB मात्रा निर्यात तथा वहां से वस्तु X की DC मात्रा आयात करेगा और स्वयं वस्तु Y की OD मात्रा उपभोग करेगा। इस प्रकार हमने तीनों ही लागत स्थितियों में हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत को समझा। हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत निम्नलिखित कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत से श्रेष्ठ है। क्लासिकल तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विकल्प के रूप में अवसर लागत सिद्धांत अधिक वास्तविक है, क्योंकि यह मूल्य के श्रम सिद्धांत की उन अवास्तविक मान्यताओं को छोड़ देता है जिन पर क्लासिकल तुलनात्मक सिद्धांत आधारित है, खास करके मूल्य का श्रम सिद्धांत तथा उत्पादन केवल एक ही साधन श्रम से होता है। इन दोनों को यह सिद्धांत छोड़ देता है। अवसर लागत सिद्धांत स्थिर, बढ़ी हुई तथा घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार के पहले और व्यापार के बाद की स्थिति का विश्लेषण करता है, जबकि तुलनात्मक लागत सिद्धांत देश के भीतर स्थित स्थिर लागतों और दो देशों के बीच तुलनात्मक लाभ तथा हानि पर आधारित है। यह व्यापार सिद्धांत में साधन स्थानापन्नता के महत्व को उजागर करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य संतुलन सिद्धांत का सरल मॉडल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हमने देखा कि हैबरलर का सिद्धांत इससे पहले के दोनों सिद्धांतों से अधिक वैज्ञानिक तथा अधिक प्रयोगात्मक है। फिर भी इसके कुछ आलोचनाएं इस सिद्धांत की भी दी है, जिसमें जैकब वाइनर ने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत की आलोचना करी और उसने इसको कल्याण विश्लेषण का एक घटिया या बहुत ही कमज़ोर औजार बताया।
इसी प्रकार इसकी आलोचना में साधन की पूर्तियों में परिवर्तन की जो उपेक्षा की गई है सिद्धांत में, वह भी उसकी आलोचना बताई जाती है। तीसरा, यह सिद्धांत आय की अपेक्षा अवकाश को अधिमान की उपेक्षा करता है। इनकम और लेजर के बीच में ये कोई बात नहीं करता है, आय और अवकाश के बीच में। और कई सारी जो इसकी मान्यताएं हैं उनकी भी आलोचना होती है कि यह कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। फिर भी यह सिद्धांत अपने आप में पिछले सिद्धांतों से अधिक वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण है। धन्यवाद।